सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और अगर आपको इन लेक्चर्स को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। क्लास ट्वेल्थ इंडियन इकोनॉमी के नेम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं कौन सा लेक्चर कहाँ पर है। ठीक है, चलिए फीचर्स एंड प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को ये पढ़ना है कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, फीचर्स एग्रीकल्चर के पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिसीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन दी इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर मेनली प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी हमारी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी मतलब मैंने फुल फॉर्म तो बता दिया आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इसका क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितने भी फाइनल गुड्स की वैल्यू जो कि एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एक कंट्री के अंदर। जीडीपी का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक कंट्री के अंदर, उन सब की वैल्यू। तो हमारा एग्रीकल्चर भी फाइनल गुड्स देता है। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताया था। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना होता है, ना ही कोई प्रोसेसिंग होनी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, जो हमारी जीडीपी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो देखिए लिखा क्या है कि एग्रीकल्चर मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इन इंडिया। ठीक है, सही बात लिखी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग टाइम पीरियड। प्लानिंग हमारे इंडिया में कब से चालू हुई थी? प्लानिंग हमारे इंडिया में 1951 से चालू हुई थी। तो प्लानिंग से ही एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। उस टाइम हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा जीडीपी में 51% कंट्रीब्यूट करता था, बट आज के टाइम 17.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बोलने का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो जीडीपी में दिन का दिन क्या कर रहा है? कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो दिन का दिन क्या हो रहा है? डे बाय डे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्योंकि 1951 में, मतलब प्लानिंग टाइम पीरियड में, हमारा क्या था? हमारा एग्रीकल्चर 51% कंट्रीब्यूट कर रहा था, 51%। बट आज के टाइम 17.4 या उससे कम हो गया है। आज के टाइम 14 या 15% चल रहा है। ठीक है, तो इट हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम। ये समय के साथ क्या हुआ है? समय के साथ हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि 1950 मैंने आपको अभी बताया, 1951 में 51% एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, और 2018 में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 14.4%। ठीक है ना। तो इसका एक डिक्लाइन हुआ है ओवर द टाइम। ये क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ है। क्या डिक्लाइन हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। ठीक है ना। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर अब कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि जीडीपी में कम हमारा क्या कहते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उसका कम हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए जीडीपी मतलब होता है, जीडीपी में मतलब फाइनल गुड्स, मतलब आउटपुट की वैल्यू इंक्लूड करी जाती है। आउटपुट मतलब जो गुड्स बन रहे हैं एग्रीकल्चर से, जो व्हीट वगैरह, राइस वगैरह बन रहे हैं। तो अब अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड जा रहा है। हमारे यहाँ उतने गुड्स वगैरह नहीं बन रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करे। अदर सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि अब जो जो डिक्लाइन हो रहा है, हाउएवर द डिक्लाइन डज नॉट इंडिकेट द डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। वही मैंने बात जो बताई कि आज के टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं डिक्लाइन हुआ है, बट दूसरे जो सेक्टर हैं वो बहुत फास्टर रेट से ग्रो हो गए हैं कि एग्रीकल्चर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस था वो कम हो गया, बट दूसरों का जो दूसरे सेक्टर्स हैं, मतलब जैसे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का उतना ही इंपॉर्टेंस है, बट दूसरे सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। सप्लाई ऑफ वेज गुड। वेज गुड मतलब क्या होता है? वेज गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे एसेंशियल ऑफ लाइफ होते हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होते हैं, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। जैसे कि वीट, हमारा राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल, ये सब क्या है? वेज गुड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। वही बात है कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है, मतलब प्राइमरी सेक्टर, वो हमारा क्या करता है? वेज गुड सप्लाई करता है। वेज गुड मतलब जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, मतलब जिंदा
जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, ठीक है। तो कितने लोगों को, पूरी जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतनों सबको वेज गुड सप्लाई करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोगों को आज क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोर देन 50% जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, 50% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम करते हैं, वो आज के टाइम कहाँ एंगेज है, आज के टाइम वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, ठीक है ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आज के टाइम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर का कम हो गया है, बट एम्प्लॉयमेंट के मामले में आज के टाइम 50% लोग क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। लोग कितने ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज हैं, कितने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का कम है, नियरली 14% है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि कितने ज़्यादा लोग इंगेज हैं और कितना कम कंट्रीब्यूशन वो जीडीपी में कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, लिखा है यहाँ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर। देखिए, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वही मैंने बात बताई, 50% जो वर्किंग पॉपुलेशन वो कहाँ एंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। मतलब बोलने का मतलब ये है कि 50% जो पॉपुलेशन है उसके लिए सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मतलब जो 2 टाइम का खाना किस सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है। मतलब सब्सिस्टेंस मतलब होता है कि जो 2 टाइम का खाना या मिनिमम लिविंग कि हमें खाना-पीना मिलता रहे, तो वो किसके थ्रू वो अर्न कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर के थ्रू कर रहे हैं। मतलब कि मिनिमम उनको पैसा किस सेक्टर से मिल रहा है, मिनिमम उनको मतलब ज़िंदा रहने के लिए उनको किस सेक्टर से पैसा मिल रहा है, मेनली उनको एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है, ठीक है ना। तो 50% आज भी हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में डिपेंड है, एग्रीकल्चर से वो अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल कर रही, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल कैसे सप्लाई करता है, एग्रीकल्चर जैसे प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन वगैरह, रॉ कॉटन प्रोड्यूस करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, सीड्स प्रोड्यूस करता है ऑयल इंडस्ट्री के लिए, शुगर केन प्रोड्यूस करता है शुगर मिल के लिए। तो एज अ रॉ मटेरियल ही तो है, यहाँ से शुगर केन गया, शुगर मिल में जाके कुछ ना कुछ जैसे उससे बन गया, कॉटन गया, रॉ कॉटन यहाँ गया तो कॉटन मिल में जाके कॉटन उससे क्या कहते हैं क्लोथ्स बन गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कि प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो बोलने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर को एग्री क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है। अब देखिए, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भाई जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं गुड्स, वही सारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर मशीन वगैरह, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। तो ये एग्रीकल्चर में इन सब का यूज होता है कि नहीं होता है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इन सब इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड करता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करता है, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताए थे कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो काफ़ी समय तक चलते हैं और जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स मशीन आर डिमांडेड एक्सक्लूसिवली बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, दस एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी लीड टू द इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी। वही बात है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का भला होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी भला होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल गुड्स की वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूट करता है क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। दस इन 2018 शेयर ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल एक्सपोर्ट, मतलब कि 2018-19 में हमने कितना एक्सपोर्ट करा था, 11.76% एक्सपोर्ट करा था, ठीक है ना। मतलब हमने माल बाहर कितना बेचा था, और इसमें से मेनली हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं, टी, जूट, कैज्यू नट्स और टोबैको, कॉफी, स्पाइसेस, ठीक है। तो मतलब मेनली हम क्या करते हैं, मेनली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर
की चीज़ें हम बाहर सेल करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब हम बाहर कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फॉरेन करेंसी आती है। तो वही लिखा है, एक्सपोर्ट आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, और जो कि इंडिया नीड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स। तो भाई जब हमारे पास पैसा आया तो हम उससे डिफेंस गुड्स भी खरीद सकते हैं, कहीं कहीं से मिसाइल खरीदनी, कहीं से गन खरीदनी, तो हम वो पैसा यूज़ कर सकते हैं जो हमने एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया है। ठीक है। एज वेल एज क्रूड ऑयल भी खरीद सकते हैं, पेट्रोल वगैरह की हमारे यहाँ कमी रहती है। तो जो भी मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट करके मतलब ये जूट वगैरह ये सब करके, और जो भी पैसा आएगा तो उससे हम डिफेंस गुड्स या क्रूड ऑयल वगैरह परचेज कर सकते हैं, और वो हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेगा। ठीक है। अब देखिए 7th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड को कंट्रीब्यूशन करता है। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब जो इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो इंडिया बाहर की कंट्रीज से करती है। तो डोमेस्टिक ट्रेड देखिए क्या लिखा है, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। अब देखिए यहाँ लिखा क्या है, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। This is borne out by the fact that huge expenditure in India incurred on the purchase of farm product need for the billion of। अब एक बात बताइए कि आज के टाइम क्या कहते हैं कि जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ मंगवाई जा रही है, ठीक है, और आज के टाइम आप जानते भी हैं फूड ग्रेन में लोग कितना खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो वही बात लिखा है कि एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी कंट्री डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड इंडिया के अंदर भी जो ट्रेड होता है एग्रीकल्चर उसमें मेन रोल प्ले करता है। दिस इज borne आउट बाय द फैक्ट दैट ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट फार्म वाली चीजें खरीदने में क्या कहते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा लोग खर्चा करते हैं। ठीक है। नीडेड बाय मोर देन अ बिलियन पीपल इन द कंट्री। बहुत बिलियंस ऑफ पीपल जो है फार्म प्रोडक्ट खरीदते हैं, और फार्म प्रोडक्ट खरीदते हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन भी होता है। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भाई क्या कहते हैं, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट एग्रीकल्चर की चीज़ें जाती हैं, मान लीजिए पंजाब से गुजरात हमारा कोई क्या कहते हैं एग्रीकल्चर की चीज़ें गई, ये पंजाब है, ये गुजरात है, ठीक है। तो पंजाब से गुजरात हमारी कोई एग्रीकल्चर की चीज़ें जा रही हैं तो कैसे जाएंगी, हवा में उड़ के तो जाएंगी नहीं। तो वो किससे जाएंगे, थ्रू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी क्या होता है भाई, ट्रैवल करने में, इधर से उधर गुड्स ले जाने में भी हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। तो वही यहाँ बात लिखी है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर्स अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी क्या करा है इसने, सपोर्ट करा है। कैसे, गुड्स ट्रैवलिंग करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए। अब जैसे रेलवे भी है, जैसे रोडवेज है, आर द बल्क कैरियर्स ऑफ द फार्म प्रोडक्ट को ले जाते हैं इधर से उधर, इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। वही बात है कि एग्रीकल्चर की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी एक हेल्प मिल रही है। ठीक है। अब देखिए वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन मतलब होता है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर कहाँ होता है, लैंड में होता है, और लैंड हमारी क्या है, वेल्थ ऑफ द नेशन है। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स लैंड ऑक्यूपाइज हाईएस्ट रैंक इन इंडिया। भाई आप कभी भी देखते हो कि सबसे ज़्यादा किसी के पास अगर जैसे पैसा होता है तो मेनली वो लैंड में लगाता है पैसा। ठीक है ना। तो लैंड हमारी क्या है, वेल्थ ऑफ द नेशन है। तो वेल्थ ऑफ द नेशन मतलब लैंड, वेल्थ अगर नेशन की है, लैंड में ही मेनली सब कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे लिखा है कि बिसाइड्स कैपिटल वर्थ करोड़ और रुपीज स्टेट इन्वेस्टेड इन मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। और इसलिए क्या कहते हैं, लैंड को ही कल्टीवेट करने के लिए, लैंड में हार्वेस्टिंग अच्छी हो, तो इस वजह से माइनर और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह हमारे काफ़ी ज़्यादा रुपए उसमें इन्वेस्ट करे जाते हैं, ताकि जो हमारी वेल्थ ऑफ द नेशन है वो और इंक्रीज हो सके। मतलब लैंड में जो एग्रीकल्चर हो रहा है, लैंड में जो चीज़ें हो रही हैं, फार्मिंग हो रही है, तो उससे हमारा और पैसा मतलब हम इन्वेस्ट करें तो हमारा और अच्छा हो, और अच्छा हमारा कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि ब्रीफली एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो, या इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर नॉन फार्म प्रोडक्ट। मतलब कि अगर फार्म प्रोडक्ट की डिमांड हो तब भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और नॉन फार्म फार्म प्रोडक्ट की भी डिमांड हो तब भी हमारा क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अब मैंने अभी आपको बताया था ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह, ये सब नॉन फार्म प्रोडक्ट्स है ना, तो इनकी भी डिमांड तो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है ना। तो ये खुद को तो सपोर्ट करता ही करता है, साथ में दूसरे सेक्टर को भी सपोर्ट करता है। ठीक है ना। तो एनी स्लो डाउन, अगर इसमें अगर कोई स्लो डाउन आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो स्लो डाउन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लो डाउन आएगा तो भाई गुड्स वगैरह कौन बाय करेगा, इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल गुड्स कौन बाय करेगा? जब इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं बाय करेगा तो आपने कैसे देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर से लिंक्ड है और इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। तो इससे हमारी क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी आता है सीवियर, जैसे किसी साल बरसात नहीं हुई, ठीक है ना, तो सूखा पड़ा है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर फर्क आता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उससे इम्पैक्ट होता है, तो हमारी जीडीपी भी इम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो आज के टाइम क्या है, एक सेक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इस वजह से एक सेक्टर में अगर कोई इफेक्ट आता है तो दूसरे सेक्टर को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।